हेलो, माई सेल्फ रंजन कुमार आपको स्वागत करते हैं संकल्प बैच में। आज हम लोग प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लेक्चर नंबर 3 देखेंगे, जिसमें हम लोग को कुछ टॉपिक को कवर करना था, जैसे म्यूटेशन को, पेडिग्री एनालिसिस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, और कुछ टॉपिक जैसे नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर को इसमें देखना है। लेक्चर सिंपल आधा से 1 घंटा के बीच में होगा। सिंपल कंसेप्ट है, जो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट है जैसे लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन और मेंडेलियन, मेंडल्स के लॉ, वो सब कवर हो गया है। तो आज हम लोग देखेंगे म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो चलिए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। और चैप्टर की शुरुआत करने से पहले जो भी टॉपिक हम पढ़ाते हैं उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक मतलब इंटरकनेक्ट होते हैं उनको हम रिकॉल करवा देते हैं। तो चलिए अपने चैप्टर की ओर चलते हैं बिना समय को करते हुए। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ाएंगे आपको 3 टॉपिक। म्यूटेशन के बारे में पढ़ाएंगे कि व्हाट इज द म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है भाई, म्यूटेशन के चलते जेनेटिक्स में क्या डिफेक्ट आ सकता है। पेडिग्री एनालिसिस पढ़ाएंगे और जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ाएंगे। जेनेटिक आपको पता होगा, स्टडी ऑफ जीन्स एंड इनहेरिटेंस के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं उसको हम बोलते हैं जेनेटिक्स ब्रांच। बायोलॉजी का एक ब्रांच है। इसमें पढ़ेंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर पढ़ेंगे, जिसमें हीमोफीलिया पढ़ेंगे, कलर ब्लाइंडनेस पढ़ेंगे, सिकल सेल एनीमिया पढ़ेंगे, थैलेसीमिया पढ़ेंगे, फिनाइल यूरिया पढ़ेंगे। फिनाइल यूरिया ऐसे हम आपको पहले भी पढ़ा चुके। तो डीएनए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये आगे रिलेटेड होगा जब हम पॉइंट म्यूटेशन पढ़ाएंगे, चाहे शिफ्ट म्यूटेशन पढ़ाएंगे। ये डीएनए, ये क्या है? डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए पर कोड होता है। डीएनए पर क्या होता है? कोड होता है। तो पूछोगे सर किस चीज का कोड होता है, किस चीज का भाई कोड है? तो कोड है प्रोटीन बनाने के लिए। जितने भी कोड है सब किसका कोड है? प्रोटीन बनाने के लिए। कौन से प्रोटीन को कौन कोड बनाएगा, मतलब कौन सा कोड किस प्रोटीन को बनाएगा। तो डीएनए पर जितने भी कोड होते हैं सब किसके लिए होते हैं? प्रोटीन को बनाने के लिए। तो जीन कोड स्पेसिफिक प्रोटीन विच हैव a specific function give right to a specific character। अब देखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर शो करने के लिए वो कौन शो करवाएगा? प्रोटीन करवाएगा। प्रोटीन के लिए क्या है? कोड है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि देखो, कोड कोड बना प्रोटीन के लिए। कोड किसके लिए बना? प्रोटीन के लिए। अब प्रोटीन के कारण क्या होगा? प्रोटीन क्या आपका कैरेक्टर शो करेगा। क्या करेगा? कैरेक्टर आपका क्या करेगा? शो करेगा। कोड प्रोटीन के लिए होता है। प्रोटीन किसको शो करता है? कैरेक्टर को शो। समझ में आ गया? इस लाइन से, इस स्लाइड से इतना ही। और डीएनए तो आपको पता है। अगर हम क्रोमोसोम को खोलते जाएं, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म कर दें, तो आपको डीएनए दिखाई देगा। डीएनए पे ऐसा आपको कोड दिखाई देगा। अच्छा, इसमें आपको याद करने वाला चीज है तो आप याद कर सकते हैं। इस स्लाइड में नहीं, इस स्लाइड में थोड़ा सा जूम। कोड याद कर लीजिए कि जी के अपोजिट सी होगा, ए के अपोजिट टी होगा। बस इतना याद रखिए कि ए के सामने टी, सी के सामने जी, टी के सामने ए। और कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है और नहीं बन रहा है, आप बस ये इतने ही याद रखिए। जी सी टी, जी सी टी, बस इतना ही। ऐसे हम अगला चैप्टर में पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। और ह्यूमन में बताया था कि, पिछले लेक्चर में बताया था कि टोटल 46 क्रोमोसोम होता है। टोटल कितना क्रोमोसोम बताए थे? 46। 46 में हम 44 क्या बताए थे? ऑटोसोम। और दो तो क्या बताया था? 6 क्रोमोसोम। क्या बताया? 6 में टोटल होता है 44, जिसमें 22 आपको आइटोसोम होगा, ऑटोसोम होगा पेयर में, और एक्स वाई क्या होगा? 6 क्रोमोसोम होगा। इसी को सेक्स लिंक, इसी के थ्रू सेक्स लिंक इनहेरिटेंस जाता है। एस फेज के बारे में देख लीजिए, G1 S G2 M। बस रिकॉल करना है, थोड़ा मोड़ा काम आएगा। डीएनए सिंथेसिस और डुप्लीकेट होता है एस फेज में। डीएनए डुप्लीकेशन किस में होता है? एस फेज में।
23 क्रोमोसोम माता से आएगा, 23 क्रोमोसोम पिता से आएगा, उससे जो बनेगा बेबी वो होगा 46, उसको बोलते हैं हम जाइगोट। देखो 23 माता जी से, 23 पिताजी से फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट बनाया, जाइगोट कितना हो जाएगा 23 प्लस 23 कितना हो गया 46, जाइगोट कितना हो जाएगा 46, 46 आगे डेवलप होके एम्ब्रियो में हो जाएगा, वो आगे जाके किस डेवलप हो जाएगा बेबी में। फिनोटाइप बताए थे अच्छा यहाँ पे जीनोटाइप भी लिखा हुआ है। जीनोटाइप क्या होता है, जो किसी ऑर्गेनिज्म में जीन प्रेजेंट होता है उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। टोटल जितना भी जीनोटाइप इज द जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म सम ऑफ द टोटल जीन, यानी कि टोटल जितना भी जीन है उसको जीनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप उसको बोलते हैं जो ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख के बता देंगे, उसको हम बोलते हैं फिनोटाइप। अब हम बताए थे नॉर्मल जीन और म्यूटेट जीन। नॉर्मल देखो ऐसा, इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट आ गया है, इसको हम क्या कहेंगे एब नॉर्मल। एब नॉर्मल जीन कह सकते हैं, या से म्यूटेट जीन कह सकते हैं, मतलब अगर चेंज आ जाए तो म्यूटेट जीन कहेंगे। अब अगला टॉपिक आया भाई म्यूटेशन। मेन यहाँ पे टॉपिक आपका है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन को आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि जेनेटिक मटेरियल में चेंज है। जेनेटिक मटेरियल सिंपल रूप से हम किसको पढ़ते हैं, तो जेनेटिक मटेरियल सिंपल रूप से सर हम पढ़ते हैं डीएनए के बारे में। तो बाबू डीएनए में चेंज आ जाए, डीएनए के जो भी सीक्वेंस रहेंगे, मान लो कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सीक्वेंस है इसमें क्या आ जाएगा चेंज आ जाएगा। मान लो कि ए यहाँ से टूट गया, तो जब हम जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर देंगे, यानी कि सिंपल रूप से कह सकते हैं कि हम अगर डीएनए में चेंज कर दें, डीएनए में चेंज के कारण क्या होगा, उसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या हो जाएगा चेंज हो जाता है। देखो क्या लिखा है, म्यूटेशन इज द फिनोमेना दैट रिजल्ट इन अल्टरनेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस, यानी कि डीएनए सीक्वेंस में चेंज कर, इसके कारण होगा क्या कि चेंज इन जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, जिसके कारण क्या होगा जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या हो जाएगा चेंज, यानी कि उसका जीन भी बदल जाएगा और देखने में भी अलग लगेगा। म्यूटेशन दो लेवल पे होगा, एक डीएनए लेवल पे होगा, जिसको जेनेटिक म्यूटेशन कहता है, एक क्रोमोसोम लेवल पे होता है जिसको हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं। तो हम डीएनए म्यूटेशन दो लेवल पे पढ़ेंगे। अगर डीएनए में चेंज हो जाए तो क्या पढ़ेंगे जेनेटिक म्यूटेशन। अब मान लो कि पूरा क्रोमोसोम ही में चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसमें देखो यहाँ पे डिफेक्ट है, इसमें क्या है क्रोमोसोम ही यहाँ से आधा से टूट गया, दिस इज द क्रोमोसोमल म्यूटेशन, दिस इज द जेनेटिक म्यूटेशन। मिसमैचिंग ए के साथ हमेशा बताया कि क्या होगा, टी के साथ क्या होगा ए होगा, लेकिन टी के साथ जो है तो मिसमैचिंग होगा। अब जनरली यहाँ पे चार आपको कोड दिखाई देंगे। ए, ए मतलब क्या होगा एडेनिन, ए मतलब एडेनिन, टी मतलब थायमिन, जी मतलब गुआनिन और सी मतलब साइटोसिन। बस आप लोग इतना याद रखिए, ये अगला चैप्टर में ऐसे इसको डिटेल से पढ़ना है। अब अगर कोई एक कोड चेंज हो जाए उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। मान लो कि यहाँ से ये गायब हो गया, इसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन, मतलब पॉइंट मतलब एक छोटा सा एक कोड आगे पीछे हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। देखो at the DNA level change in the nucleotide base sequence may occur resultant mismatching base pair, this repair as a point mutation। मतलब मान लो कि इसमें से कोई एक हम कोड हटा दे तो उसको हम क्या बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन। क्रोमोसोमल में हम क्या देखेंगे, क्रोमोसोमल में क्या होगा क्रोमोसोम में डिफेक्ट हो जाएगा। देखो इधर तीन पेयर आ गया, इधर थ्री क्रोमोसोम आया, इधर दो ही है। इसके चलते क्या होगा जैसे एनाफेज में हुआ साइटोकाइनेसिस हो एक क्रोमोसोम क्या होगा मिस हो गया, इसको बोलते हैं क्रोमोसोम। सिंपल समझना है कि क्रोमोसोम में अगर गड़बड़ी हो जाए। देखो म्यूटेशन दो तरीका से हो सकता है कॉज, एक इंटरनल होगा और एक एक्सटर्नल होगा। तो एक्सटर्नल में क्या होगा कि बाबू कुछ कॉजिंग इफेक्ट होगा, मतलब इसमें म्यूटाजेन आएगा, मतलब कुछ बाहरी हम किए हैं तब चेंज आया। यह रहेगा इंटरनल, यानी कि स्पॉन्टेनियस रहेगा, खुद ब खुद नेचुरल होगा। क्या होगा नेचुरल होगा। अनप्रेडिक्टेबल है, चेंज इन डीएनए कॉज म्यूटेशन, अब्सेंस ऑफ म्यूटाजेन, इसमें कोई म्यूटाजेन है, देखो म्यूटाजेन पूछेगा
तो म्यूटाजेन हम उस सब्सटेंस को बोलते हैं जिसके कारण जेनेटिक मटेरियल में चेंज है, उसको बोलते हैं म्यूटाजेन। देखो म्यूटाजेन के बारे में लिखा है, म्यूटाजेन इज द एनी सब्सटेंस दैट चेंज द जेनेटिक मटेरियल एंड ऑर्गेनिज्म कॉज म्यूटेशन। यानी कि वैसे सब्सटेंस जो जेनेटिक मटेरियल को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटाजेन। इसमें तो इंटरनल अपने आप हो रहा है, इसमें कोई म्यूटाजेन नहीं लगेगा, लेकिन ये एक्सटर्नल होगा, बाहरी से हो रहा है, इसमें रहेगा रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ म्यूटाजेन, इंट्रोडक्शन ऑफ चेंज इन द डीएनए थ्रू द एक्सटर्नल एजेंट कॉज म्यूटेशन। कोई एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू अगर डीएनए में चेंज हो रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। किसके थ्रू होगा, म्यूटाजेन के थ्रू होगा, इसमें म्यूटाजेन नहीं है। इसमें देखो डीएनए डुप्लीकेशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द एस एस फेज में चेंज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे होना क्या चाहिए था, सी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सी मिसिंग है, इसको बोलेंगे पॉइंट म्यूटेशन, इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। यहाँ पे देखो टी के सामने ए होना चाहिए, लेकिन क्या है, जी है, तो मिसमैच बेस पेयर, क्या हो गया, मिसमैच। यहाँ पे गायब है, यहाँ पे उल्टा सीधा हो गया, मतलब टी के जगह पर ए होना चाहिए, जी हो गया, तो मिसमैचिंग हो गया, मिसिंग बेस पेयर। इस सब के कारण क्या होगा, म्यूटेशन। इसी को तो बोलते हैं म्यूटेशन। चलिए, अब एक्सटर्नल में हम देखते हैं कि म्यूटेशन किसके चलते हो सकता है, तो सबसे पहले यूवी रे, सोर्स से जो प्रकाश आ रहा है उससे कुछ हार्मफुल रे निकलते हैं, जिसके कारण हो सकता है, जिसके कारण क्या हो सकता है, आपका डीएनए में चेंज आ सकता है। कॉज याद रखना है, रीजन नहीं याद रखना है, बस इतना समझो कि सूर्य के प्रकाश से हो सकता है, यूवी रे से पूछेगा कि म्यूटेशन किसके किसके कारण एक्सटर्नल में हो सकता है, तो यूवी रे से हो सकता है। उसके बाद फिजिकल एजेंट से हो सकता है, जैसे रेडिएशन हो गया, यूवी रेस, एक्स रे, ये सबसे म्यूटेशन हो सकता है। केमिकल में हो सकता है, सिगरेट, बेंजो बेंजोइल पेरोक्साइड से हो सकता है। उसके बाद बायोलॉजिकल हो सकता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, ये सबसे आपको क्या हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो सकता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं म्यूटेशन। यानी कि इन सभी के चलते आपको म्यूटेशन हो सकता है। खासकर आप लोग सिगरेट और ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजोइल पेरोक्साइड हो, नहीं यूज करना चाहिए, ये सब आगे जाके कैंसर का भी रुक ले सकता है। अब टाइप्स ऑफ म्यूटेशन पढ़ना, देखो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन यहाँ पे ऐसे सिलेबस में तो तुम लोग के नहीं है, लेकिन फिर भी देखो, एक जर्म लाइन म्यूटेशन होगा, एक सोमैटिक होगा। तो क्या होगा, सोमैटिक होगा। जर्म लाइन में क्या होगा, पेरेंटल गैमेट म्यूटेशन होगा, तो गैमेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। इंटायर ऑर्गेनिज्म कैरी द म्यूटेशन। अब इसमें मान लो कि एक, जैसे मान लो कि ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल है, इसमें थोड़ा सा डिफेक्ट है, इसमें क्या थोड़ा सा डिफेक्ट, डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट आएगा, चेंज होगा ही होगा। सोमैटिक है, सोमैटिक मतलब समझो कि जो डायरेक्ट रूप से माइटोसिस करेगा, माइटोसिस वाला में अगर हो जाएगा म्यूटेशन होगा, इसमें भी आपका म्यूटेशन हो सकता है, उसमें होगा म्यूटेशन, तो आपका क्रोमोजोमल सिंपल जा सकता है। हम वही पढ़ाएंगे जो एनसीईआरटी में है, ज्यादा करने से कोई। चेंज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए कॉल, देखो सीक्वेंस में अगर चेंज कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अभी तो म्यूटेशन जेनेटिक मटेरियल चेंज हो रहा है। अब अगला टॉपिक है आपका पेडिग्री एनालिसिस। अगला टॉपिक क्या है, पेडिग्री। पेडिग्री एनालिसिस सिंपल समझो कि एक फैमिली ट्री। फैमिली ट्री मतलब जैसे मान लो कि ऐसे पूछे कि आपके दादा के कै गो बेटा, तो दो गो बेटा, दोनों बेटा के कै गो बेटा, दो दो गो बेटा, उसी को हम बोलते हैं पेडिग्री। उसको एक ट्री के फॉर्म में सजा देंगे ऐसे। जैसे मान लीजिए कि आपके दादाजी हुए, दादाजी, दादाजी के दो गो बेटा, दो गो बेटा, अब एक इनको भी दो दो गो बेटा हो गया, इसी को बोलते हैं पेडिग्री एनालिसिस, यानी कि फैमिली ट्री। अच्छा, इसका करने से फायदा क्या है, हम किसी भी कैरेक्टर या डिजीज को हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कहाँ से चालू हुआ तो कहाँ तक जाएगा और कहाँ पे अभी है। समझ में आ गया। चलिए देखिए,
सिंपल सिंपल वर्ड है, कोई इसमें है नहीं। पेडिग्री एनालिसिस स्टडी ऑफ पार्टिकुलर ट्रेट इनहेरिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कोई भी ट्रेट कैसे जाता है इसको हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। इसमें हम किस चीज को दे, इसमें क्या है, इंटायर फैमिली हिस्ट्री हम निकाल सकते हैं पेडिग्री के थ्रू। अच्छा, इसमें स्टैंडर्ड सिंबल का यूज किया जाता है, अभी सिंबल बताते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस के अगर कोई अगर बोर्ड लेवल में अगर डिफिनेशन पूछे तो क्या लिखोगे? पेडिग्री चार्ट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैमिली चार्ट शोइंग द ट्रांसमिशन ऑफ पार्टिकुलर ट्रेट या डिजीज। कोई भी फैमिली में कोई ट्रेट कैसे जा रहा है, चाहे कोई डिजीज कैसे एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में गया है, उसको हम यहाँ से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये है फर्स्ट जनरेशन, सबसे जो टॉप पर रहेगा फर्स्ट जनरेशन, नीचे आते जाओगे बढ़ते जाएगा, ये आपका सेकेंड जनरेशन हुआ, ये सब आपका क्या हुआ, सेकेंड जनरेशन। ये आपका थर्ड जनरेशन हुआ, ये आपका क्या हुआ, थर्ड जनरेशन। ये आपका क्या हुआ, फोर्थ जनरेशन। दिस इज द फर्स्ट जनरेशन। तो सबसे जो टॉप पर रहेगा वो थर्ड जनरेशन, उसके बाद सेकेंड जनरेशन, उसके बाद थर्ड जनरेशन, उसके बाद फोर्थ जनरेशन। ये पेडिग्री वर्ड लिया गया था एक करेन के फुट से लिया गया था, जो एनसीईआरटी में नहीं है। अच्छा, पेडिग्री का क्यों यूज करते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ दे कि हाउ क्यों पेडिग्री का, ऑलवेज बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा ट्रांसमिशन ऑफ जीन विद इन द फैमिली, कोई फैमिली में कोई भी जीन कैसे जा रहा है, कहाँ तक जाएगा, कैन हेल्प द प्रिडिक्ट द occurrence of disease prevalent in the family is genetic काउंसलिंग, यानी कि ये सब चीज को सिंपल रूप से कहो कि भाई पेडिग्री की मदद से हम किसी भी ट्रेट एंड डिजीज को क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आसानी होगा करने में। जैसे मान लो कि ह्यूमन का जो नॉर्मल एवरेज आयु है 60 से 70 साल। अब मान लो कि अगर हम पीछे चलते चल जाएं तो सब तो फैमिली जिंदा नहीं होगा, फैमिली टपक जाएगा, और टपक जाएगा तो हम उसको कैसे अध्ययन करें, कैसे पता करेंगे हमारे दादा से दादा है तो हम इनकी मदद से कर लेंगे। तो देखिए इसमें कुछ टर्म को आपको याद रखना, अगर केवल ऐसे है, मतलब ऐसे केवल बॉक्स है, ऐसे खाली बॉक्स, इसको समझो कि अनएफेक्टेड या नॉर्मल मेल है, क्या है, नॉर्मल मेल। गोल रहेगा तो नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल क्या है, फीमेल। और अगर ऐसे रहे, इसको बोलते हैं सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब इसका सेक्स से नहीं पता कि क्या मेल है कि फीमेल है, मेल है कि फीमेल है। राउंड है तो नॉर्मल फीमेल, स्क्वायर के फॉर्म में है तो नॉर्मल मेल, और ऐसे है उसको बोलेंगे सेक्स अनस्पेसिफाई, यानी कि इसको हम पता नहीं कर। अगर यही राउंड में कलरफुल हो जाए तो इसको बोलेंगे अफेक्टेड फीमेल, और स्क्वायर में हो जाए तो अफेक्टेड मेल। थोड़ा सा रहेगा तो समझो कि कैरी कर रहा है, कोई भी कैरेक्टर है, चाहे कोई भी डिजीज को ढो कर लेके जा रहा है, कैरी कर, और मेल वाला में है तो कैरी मेल हो। वैसे इसमें भी हो जाएगा कैरी फीमेल और कैरी मेल। उसके बाद दो के बीच ऐसे लाइनिंग है तो समझो कि मैरिज, क्या है, मैरिज, जैसे रीजनिंग में पढ़े होगे। ये क्या है, कॉन्सेजेनियस मैरिज, मतलब इंटर मैरिज, फैमिली में ही मैरिज कर लेंगे उसको बोलेंगे कॉन्सेजेनियस मैरिज। ये है पैटर्नल ट्विंस है, नॉन आइडेंटिकल है, ये आइडेंटिकल। देखो सेम टू सेम है तो आइडेंटिकल, ये क्या है, नॉन आइडेंटिकल, दोनों ट्विंस। इसको कहेंगे इंटर मैरिज, यानी कि अपने ही फैमिली में मैरिज कर लिए, अलग अलग मैरिज किए, ये भाई ट्विंस है। समझ में आएगा, इतना चीज आपको याद रखना पड़ेगा। पता है, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन सेकंड जनरेशन का दो बच्चे, ये कह सकते हो कि अफेक्टेड है, अफेक्टेड मेल, अभी नॉन अफेक्टेड वुमेन। इसके जरिए हम डिसऑर्डर निकाल सकते हैं, डिसऑर्डर सर कैसे निकाल सकते हैं, तो डिसऑर्डर देखो, मेंडेलियन डिसऑर्डर निकाल सकते हैं, इसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर निकाल सकते हैं। मेंडेलियन में सेक्स लिंक होगा, एक ऑटोसोमल होगा। ये सब चीज हम आपको
2-3 बार पढ़ा दिए, सेक्स लिंक, ऑटोसोम। सेक्स लिंक में भी क्या होगा कि सेक्स लिंक में भी एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। इसमें भी एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। अब ब्लड क्लॉटिंग में देखो, क्लास 11th में पढ़े बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर में। फिब्रिन होता है प्लेटलेट्स क्लॉटिंग फैक्टर ऑफ ब्लड सेल, कैसे क्लॉट होता है बताया। नहीं तो देख लो, कोई अगर ब्लड वेसल डैमेज किया तो क्या होगा, वहां से डैमेज टिश्यू आउटसाइड द वेसल होगा, क्लॉटिंग फैक्टर होगा, वो क्या करेगा कि प्रोथ्रोम्बिन को किस में चेंज कर देगा, थ्रोम्बिन में, कैल्शियम की मदद से, प्रोथ्रोम्बिन की मदद से एक्टिवेटर रहता है। अब हम सबसे पहले आते हैं हीमोफीलिया। क्या है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया वर्ड से समझिए। हीमो मतलब हीमोग्लोबिन, हीमो मतलब हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले पूछेगा कि हीमोफीलिया क्या है, तो एक्स लिंक। हीमोफीलिया इज ए एक्स लिंक इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर दैट इम्पेयर ऑफ द बॉयज एबिलिटी टू मेक द ब्लड। यानी कि इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति का आसानी से ब्लड क्लॉट नहीं होता। मतलब कि अगर किसी का हाथ कट गया तो बहुत ब्लड बहेगा, आसानी से क्लॉट ही नहीं होगा। क्लॉट नहीं होगा, उसी को बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया। अच्छा, इसको हम बोलते हैं रॉयल डिजीज बोलते हैं, जो कि हम आगे पढ़ाएंगे। हीमोफीलिया देखो, जनरली सबसे ज्यादा ये मेल को होगा। देखो, ये है कैरी मदर, मतलब एक ऐसा जिसमें हीमोफीलिया है लेकिन एक पर है। एक सेक्स होता है फीमेल के लिए, लेकिन एक पर है। कैरी कितना कर रहा है? एक पर। अगर दोनों पर रहता तो ये फीमेल क्या हो जाता? अफेक्टेड होता। लेकिन कैरी है, फादर है तो एक्स वाई है। अब तुम खुद क्रॉस कराओ, मान लो कि एच मतलब हीमोफीलिया एक पर है, कैरी कर रहा है एक्स वाई। तुम कराओ क्रॉस, एक्स एच एक्स, एक्स एच वाई, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। यहाँ पे जो फीमेल बना, ये क्या बना? कैरी। और ये क्या हो गया? अफेक्टेड मैन हो गया। अफेक्टेड क्या हो गया? मैन हो गया। अफेक्टेड मैन, क्योंकि बताया था कि एक्स लिंक है, तो इसके कारण में क्या होगा? देखो, सन विथ हीमोफीलिया, सन क्या होगा? हीमोफीलिया। लेकिन डाउटर जो क्या था? कैरी कर रहा है, कैरी डाउटर विथ हीमोफीलिया है। कैरी डाउटर विथ हीमोफीलिया एंड सन विथ हीमोफीलिया। समझो कि एक्स लिंक एक। और देखो, इसमें क्या लिए हम, इसमें क्या लिए? देखो, एक्स एच एक्स, और इसमें क्या ले लिए? एक्स वाई, मैन था। देखो वाई तो नहीं लेंगे क्योंकि वाई लिंक था नहीं, एक्स लिंक था। कराओ, तुम करो। ये आपका मैन हो गया, ये आपका फीमेल हो गया। कराओ, एक्स एच एक्स एच हो गया, एक्स एच वाई, एक्स एच एक्स, एक्स वाई। ये नॉर्मल मैन, कैरी फीमेल, अफेक्टेड मैन। अफेक्टेड क्या है? फीमेल। अफेक्टेड क्या है? फीमेल। वही चीज दिखाया गया है। अफेक्टेड सन, अफेक्टेड कैरी, अनअफेक्टेड सन। वही पेडिग्री से दिखा दिए कि कैरी था, फुल अफेक्टेड था। फीमेल और मैन एक को अफेक्टेड हुआ है, ये भी अफेक्टेड, ये कैरी था, ये नॉर्मल। चलिए हीमोफीलिया के बारे में देखते हैं, थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। हेटेरोजाइगस फीमेल क्या रहेगा? कैरी रहेगा। ट्रांसमिशन होगा सन में होगा। इसको देखो, इसको कहते हैं, कहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कहते हैं क्वीन विक्टोरिया। फैमिली में पेडिग्री में देखा गया था क्वीन विक्टोरिया था। इसीलिए उस खानदान में कभी भी लड़का ज्यादा दिन तक जन्म, मतलब ज्यादा दिन तक नहीं जी पाता है। अगर कोई भी कट या छट गया तो टपक जाता है। तो टपक जाता है क्योंकि एक्स लिंक है, मैन को आसानी से हो जाएगा, फीमेल को होगा ही नहीं, बॉयज को आसानी से हो जाएगा। मेल आर मोर लाइकली गेट दिस डिजीज देन द फीमेल। मैन को आसानी से हो जाएगा, फीमेल को होगा ही। समझ में आ गए? कुछ क्वेश्चन है? अच्छा, इसमें देखो,
हीमोफीलिया बी इज ऑल्सो नोन एज द क्रिसमस डिजीज, क्योंकि एक 5 साल के बच्चे को हो गया था, 5 ईयर ओल्ड पेशेंट को हो गया था, जिसका नाम था स्टेफन क्रिसमस, इसीलिए इसको बोला जाता है क्रिसमस डिजीज में हेमोफीलिया बी को। हेमोफीलिया दो तीन प्रकार का होता है, लिखा होगा कहूँ पे तो ए बी सी होता है, इसको हेमोफीलिया क्या हुआ था बी, क्या होता है हिमो। अब है कलर ब्लाइंड, क्या है कलर ब्लाइंड। तो कलर ब्लाइंडनेस देखो सबसे पहले याद रखना पड़ेगा किस पर है, किस पर है, इन द एक्स क्रोमोसोम। देखो पहले सेक्स लिंक है, रिसेसिव डिसऑर्डर है ड्यू टू डिफेक्ट आइदर रेड एंड ग्रीन को। जब कलर कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस होता है तो वह व्यक्ति ग्रीन और रेड को अगर हम सामने रख दें, लो ग्रीन और रेड, तो वो आसानी से पहचान नहीं पाएगा कि कौन सा ग्रीन है और कौन सा रेड है। इसी को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। किसके कारण होता है, रिजल्ट फ्रॉम द म्यूटेशन इन एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाएगा तो क्या हो सकता है कलर ब्लाइंडनेस। क्या होगा कलर ब्लाइंडनेस। इसमें जनरली क्या होता है फीमेल कैरी होता है। कौन कैरी करके लेके जाता है फीमेल, तो तुम ही बताओ किसको सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा होगा मैन को। सबसे ज्यादा किसको होगा मैन को। तो 8% मैन में, फीमेल में बहुत कम है, फीमेल कैरी होता है। क्या लिखा हुआ है एकदम हर एक लाइन साफ साफ लिखा हुआ है, फीमेल आर यूजली कैरी होगा। मेल हायर रिस्क टू गेटिंग कलर ब्लाइंडनेस, दे हैव वन एक्स क्रोमोसोम व्हेन द फीमेल हैव टू। क्योंकि एक्स पर है भाई, कलर ब्लाइंडनेस मान लो कि सी से हम लिख रहे हैं, अगर एक मान लो कि एक इसमें चल जाए बॉयज में तो ये तो हो गया कलर ब्लाइंड, लेकिन इसमें दोनों चाहिए ना, तो क्या चाहिए फीमेल में दोनों चाहिए, क्या होगा मेल में एक भी चल जाए तो हो जाएगा। तो ऐसे ही देखो, मान लो कि कोई एक ऐसा फीमेल है जो कैरी है और उसका शादी हो गया एक ऐसे मेल से जो एक नॉर्मल था, लेकिन जो उसका बच्चा बनेगा तो एक सी एक्स बनेगा और एक सी वाई बनेगा, एक सी एक्स बनेगा और एक सी वाई, इसमें से एक बच्चा तो डिफेक्ट हो गया ना। लेकिन जो गर्ल्स बनी दोनों क्या बनी अभी कैरी बनी, क्या बनी कैरी। देखो कैरी आउटर, अच्छा एक फीमेल तो यहाँ यहाँ से फिर क्या होगा, ये तो नॉर्मल बनेगा ना फीमेल, एक्स एक्स, ये नॉर्मल फीमेल बनी, नॉर्मल बॉय बना, लेकिन बॉयज एक क्या होगा अफेक्टेड, लेकिन फीमेल में भी एक क्या है अफेक्टेड नहीं हुआ, एक कैरी हो, क्या हो गया कैरी। देखो ध्यान से देखो ये क्या हो गया कैरी डाउटर बना, लेकिन बॉयज क्या हो गया अफेक्टेड, क्योंकि एक्स लिंक है हीमोफीलिया के जैसा है, वो भी एक्स लिंक था। मदर्स क्या कर रहा था यानी कि गर्ल्स क्या कर रहा था कैरी कर रहा था। वही अगर एक ऐसे व्यक्ति का शादी हुआ जो कलर ब्लाइंड था, एक ऐसे औरत से शादी हुआ जो कैरी था, तो करो एक्स सी हो गया। फिर बना होगा तो एक्स सी वाई बन गया, एक्स एक्स सी एंड एक्स वाई। देखो ये नॉर्मल सन कैरी डाउटर, ये हो गया आपका अफेक्टेड डाउटर और ये हो गया अफेक्टेड सन। देखो क्या लिखा है अफेक्टेड डाउटर, अफेक्टेड सन, कैरी और अनअफेक्टेड। अब हम लोग चलते हैं, समझो कि पीडिग्री आपका खत्म है, पीडिग्री क्या हो गया खत्म हो गया। अब हम लोग थोड़ा डिसऑर्डर पढ़ लेते हैं, क्योंकि डिसऑर्डर बाबू आप लोग का इम्पोर्टेंट। डिसऑर्डर क्या है इम्पोर्टेंट। पहला देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। क्या देखते हैं सिकल सेल एनीमिया। देखो सिकल सेल एनीमिया में क्या है एक पॉइंट म्यूटेशन, क्या है पॉइंट म्यूटेशन। तो अगर हम बोले कि हीमोग्लोबिन के बारे में जानते हो तो बताओगे कि हाँ सर हीमोग्लोबिन जानते हैं, हीमोग्लोबिन में 4 चेन होता है, 4 अल्फा अल्फा बीटा बीटा, यानी कि कह सकते हो कि 2 अल्फा होता है 2 बीटा होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन है 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। ये बेसिक चीज तुम जानते हो। हीमोग्लोबिन का क्या काम है, ऑक्सीजन और CO2 को क्या करेगा ट्रांसपोर्ट करेगा। अब क्या होता है कि आरबीसी का इसमें शेप चेंज हो जाता है, आरबीसी का शेप क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, जो नॉर्मल बाई कनकेव का रहता है वो सिकल शेप का हो जाता है, इसीलिए नाम इसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। क्या नाम है सिकल सेल एनीमिया। जब नॉर्मल हो जाएगा हीमोग्लोबिन
अच्छा, ये किसके, ये क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव। अब पूछेगा किस स्थान पर होता है, तो ग्लूटामेट 6 पोजीशन पर रहता है, ग्लूटामेट के जगह पर हो जाता है वैलिन, ग्लूटामेट के जगह पर क्या होता है वैलिन। अब कोड बताया तो बताएंगे कि ए, देखो आगे लिखल होगा, ए यू जी के जगह पर हो जाता है, नहीं लिखा हुआ, कोड नहीं लिखा हुआ, जी ए जी के जगह पर हो जाता है जी ए जी। देखो नहीं लिखा हुआ, अच्छा कोई बात नहीं। चलिए, इसमें क्या होता है, 6 पोजीशन पर जो ग्लूटामेट बनता है, इसके जगह पर क्या बन जाता है वैलिन। अगर ग्लूटामेट बनता तो नॉर्मल आरबीसी का सेट बनता, क्या बनता, नॉर्मल आरबीसी का सेट। लेकिन यही वैलिन बन गया, इसके जगह पर इसका सेट क्या होगा, सिकल से, हंसुआ के जैसा, हंसुआ देखा धान काटने वाला, ये नॉर्मल हो गया आपका सिकल। चलो इसी के नाम हो गया, इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। देखो ये नॉर्मल है, बीच में ऐसा बन गया तो एक दूसरे में फंस जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना है आसानी से। अब आपका है थैलेसेमिया, क्या है थैलेसेमिया, तो पहले याद रखो थैलेसेमिया क्या है, रेयर इनहेरिटेड ऑटोसोमल ब्लड डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल, जिसके कारण क्या होगा, इनेमिया होगा, क्या होगा, इनेमिया होगा। ये सब याद करने वाला ज्यादा चीज है, इसीलिए इस सब हम ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे। तो थैलेसेमिया भी दो प्रकार के होगा, अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया, अल्फा थैलेसेमिया और बीटा थैलेसेमिया। देखो एनसीईआरटी में इतना है नहीं, इसीलिए हम ज्यादा नहीं दे रहे, क्योंकि नीट और बोर्ड दोनों है, तो वही पढ़ना है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये फाउंडेशन बैच का है पीपीटी। अब थैलेसेमिया और सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, देखो ये है क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम और ये है क्वालिटेटिव प्रॉब्लम। सिंथेसाइज टू फ्यू ग्लोबिन, इसमें क्या होता है कि ग्लोबिन, यानी कि कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन कम बनता है, तो कम नंबर बन रहा है, इसीलिए इसको क्वांटिटी बोलता है ना, क्वांटिटी मतलब कम क्वांटिटी है कि ज्यादा क्वांटिटी है, तो अगर क्वांटिटी यानी कि नंबर में कम हो रहा है, इसीलिए इसको बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम। और क्वालिटी में यानी कि गोल से सिकल सेप हो गया, इसीलिए इसको क्या बोले, क्वालिटेटिव, यानी कि क्वालिटी में ही चेंज हो गया, क्वालिटी में ही क्या हो गया, चेंज हो गया। देखो क्वांटिटेटिव है, इसको बोलेंगे क्वालिटेटिव। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया हम आपको बताए थे, फिनाइल कीटोन्यूरिया आपको हम बताए थे, फिर भी देख लीजिए। फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसके कारण क्या होगा, तो पीएचएल, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, देखो ये क्या कहता है, नॉर्मल फिनाइल एलानिन को किसमें चेंज करता है, ट्रायसिन में, लेकिन यही अपसेंट हो जाता है तो फिनाइल एलानिन थ्रायोसिन में चेंज नहीं होता, और जब थ्रायोसिन में चेंज नहीं होता तो दो तीन इफेक्ट होता है, डिफिशियंसी ऑफ पीआईआर होगा, और इसके कारण क्या होगा, सिम्टम स्मॉल साइज हेड होगा, हेड छोटा हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन होगा, हेयर झड़ने लगेगा, देखो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होगा, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी होगा, बिहेवियर इमोशनल सोशल प्रॉब्लम होगा, फैटिग होगा, ये सब इसका डिसऑर्डर है, बोले सिम्टम है, डिसऑर्डर बोले। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, सिंड्रोम पढ़ेंगे। तो समरी क्या पढ़े, म्यूटेशन पढ़े, म्यूटेशन क्या बताया कि डीएनए के सीक्वेंस में क्या हो जाएगा, गड़बड़ी होगा, गड़बड़ी होगा तो दो पढ़ा, एक जर्म लाइन में होगा, एक सोमेटिक लाइन में होगा। दे आर पासेस ऑन द ऑफस्प्रिंग, दे आर नॉट पासेस इनटू ऑफस्प्रिंग, क्योंकि भाई जर्म लाइन में हो रहा है, इसी से स्पर्म ओवा बन रहा है, तो जाएगा ऑफस्प्रिंग में जाएगा, इसमें नहीं जाएगा।
पेडिग्री एनालिसिस बताया कि हम किसी भी ट्रेट या कैरेक्टर को हम एक चार्ट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फैमिली ट्री जिसको कहो सिंपल, ये बताया आपको। उसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हेमोफीलिया। देखो मेंडेलियन डिसऑर्डर में ऑटोसोमल सेक्स देखे। हेमोफीलिया क्या बताया, हेमोफीलिया जो जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, ब्लड क्लॉट नहीं होता। कलर ब्लाइंडनेस में ग्रीन और रेड में नहीं देख पाता। सिकल सेल एनीमिया में यही बात पता है कि बाइकनकेप से क्या हो जाता है, सिकल सेप हो जाता है। थैलेसेमिया में बताया कि हीमोग्लोबिन कम बनेगा। फिनाइलकीटोन्यूरिया में बताया कि ट्रायोसिन में क्या हो जाए, कन्वर्ट नहीं होगा। अब जो अगला आपका टॉपिक है वो बहुत आपका इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें पढ़ाएंगे पोलाइडी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले पढ़ाएंगे पोलाइडी। देखो क्या लिखा है, इट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम या सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द सेल। एक सेल में कितना क्रोमोसोम का सेट प्रेजेंट है या जीन प्रेजेंट है, उसी को क्या बोलते हैं, पोलाइडी। देखो इट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ या सेट प्रेजेंट इन सेल, यानी कि क्रोमोसोम का कितना सेट प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, पोलाइडी बोलते हैं। अब टाइप्स ऑफ पोलाइडी पढ़ाएंगे। यूपोलाइडी देखो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहेगा। इसमें क्या होगा, सिंपल के मल्टीप्लाई करेगा क्रोमोसोम, क्या करेगा मल्टीप्लाई, एन से 2 एन 3 एन 4 एन, इसको बोलते हैं यूपोलाइडी। और अगला पढ़ाएंगे जिसमें क्या होगा, एडिशन या डिलेशन होता है। तो अगर सिंगल होगा तो मोनोपोलाइडी बोलेंगे, डबल होगा तो डाइपोलाइडी बोलेंगे, और दो से ज्यादा होगा तो उसको बोलेंगे पॉलीपोलाइडी। क्या बोलेंगे, पॉलीपोलाइडी। मोनोपोलाइडी देखो क्या है, ऐसे इतना नहीं तुम लोग का है फिर भी देख लो। मोनोपोलाइडी क्या है, द कंडीशन इन विच द सेल हैव सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, द सेल ऑर्गेनिज्म इज मोनोपोलाइड डिनोटेड बाय एन। अगर एन है क्रोमोसोम तो एन बोलेंगे, अगर 2n है तो डाइपोलाइड बोलेंगे, और दो से ज्यादा है तो तीन बोलेंगे। ऐसा कोई इसमें पहाड़ वाला चीज नहीं है, याद करना। एनुपोलाइडी क्या है, कि डिलेशन या एडिशन होगा, एडिशन होगा या तो रिमूवल होगा, उसको एन्यूपोलाइडी बोलेंगे। जैसे मान लो कि 46 क्रोमोसोम में 46 में एक घट जाए, 45 या 46 में एक बढ़ जाए तो 47 होगा। तो घटेगा तो हाइपो और बढ़ेगा तो हाइपर, घटेगा तो हाइपो बढ़ेगा तो हाइपर। अब देखो अगर एक क्रोमोसोम कम करेंगे तो उसको मोनोसोमी बोलते हैं, और दो कम करेंगे तो नलीसोमी बोलेंगे, तीन कम करेंगे मतलब एक जोड़ देंगे तो ट्राइसोमी बोलेंगे, दो जोड़ देंगे तो टेट्रासोमी। दो जोड़ देने से मान लो कि 46 है, 46 में दो बाबू जोड़ दो, ट्राइसोमी हो जाएगा, टेट्रासोमी हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, एक जोड़ दिए तो ट्राइसोमी, एक घटा दिए 46 में से एक घटा दिए तो मोनोसोमी, दो घटा दिए तो नलीसोमी। क्या बोल देंगे, नलीसोमी। 46 एज्यूम करना, ह्यूमन में 46, 46 में एक घटा दो मोनोसोमी, 46 में दो घटा दो नलीसोमी, 46 में तुम एक जोड़ दो ट्राइसोमी, 46 में तुम दो जोड़ दो टेट्रासोमी। क्या हो जाएगा, टेट्रासोमी। अब इसका हम इफेक्ट पढ़ते हैं। तो ये बताया एनियोपोलाइटी में नलीसोमी दो करेंगे तो 46 माइनस दो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। डिसऑर्डर होता है नलीसोमी में, कंडीशन 1 टू सर्वाइव, और एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिखा हुआ नहीं है, मोनोसोमी में। अब हम लोग के ये सब ज्यादा नहीं पढ़ना, मेन आओ तुम लोग के डिसऑर्डर पढ़ना फर्स्ट है टर्नर सिंड्रोम। फर्स्ट क्या है, टर्नर सिंड्रोम, रिमूवल ऑफ एक्स वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम द सेक्स क्रोमोसोम अकर इन फीमेल। देखो फीमेल में हम अगर बोलें तो 44 प्लस एक सेक्स होना चाहिए, ये नॉर्मल फीमेल का कंडीशन। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि 44 प्लस एक ही को एक्सम, क्योंकि एक एक्सम क्या कर दे, रिमूव। क्या लिखा हुआ, पॉइंट को देखो क्या लिखा हुआ है, रिमूवल द वन एक्स क्रोमोसोम अकर इन फीमेल। तो क्या हो जाएगा, 44 ए से क्या होगा, 44 ए से ऑटोसोमल प्लस एक्स को, ए को तो है नहीं, इसी को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं,
इसका सिम्टम देख लो क्या क्या है। कोल्ड स्किन रहेगा, लो हेयर लाइंस रहेंगे, स्मॉल फिंगर नेल्स रहेगा, मतलब छोटा छोटा रहेगा, नो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बढ़िया से आ पाएगा, क्योंकि नॉर्मल रहने के लिए पूरा रहना चाहिए। ये सब कुछ पूछेगा कि टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, तो टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में से एक्स क्रोमोसोम वो क्या हो जाता है, रिमूव। अच्छा, अगर एक्स क्रोमोसोम एक रिमूव हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, बताओ बताओ बताओ। मोनोसोमी। तो क्या बोलेंगे, मोनोसोम। फिफ्थ क्रोमोसोम रिलेशन होता है। अब डाउन सिंड्रोम देखो, ये है भाई ट्राइसोमी। क्या है, ट्राइसोमी, मतलब एक जोड़ेंगे। ट्राइसोमी अकर इन बोथ मेल एंड फीमेल, किसी में भी हो सकता है। 21 नंबर के क्रोमोसोम को होता है। सिम्टम देखो क्या है, डाउन, माथा एकदम चौड़ा हो जाएगा, फ्लैट बैक ऑफ हेड, ब्रॉड फेस हो जाएगा, आई आपको लगेगा कि एकदम बाहर निकल रहा है आई से। पाम क्या हो जाएगा, क्रिएज हो जाएगा, स्पेशल स्किन रेड पैटर्न आपको दिखाई देगा, इंस्टेटाइन ब्लॉकेज दिखाई देगा। तो ये सभी सिम्टम है, आप याद कर सकते हैं। अब एडवर्ड सिंड्रोम, ये क्या होता है कि 18 क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी, मतलब 18वां क्रोमोसोम है कने, 18 है, ये 18, 18 क्रोमोसोम पर सिंपल 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, 3। हमको क्या हो गया, ट्राइसोमी का मतलब एक बढ़ गया, किसमें हो सकता है, बोथ एंड मेल एंड फीमेल दोनों में हो सकता है, स्मॉल माउथ स्मॉल, ये सब आपको सिम्टम। मेन पूछेगा कि एडवर्ड सिंड्रोम में क्या होता है, तो 18 नंबर क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी होता है, मतलब दो, एक बढ़ गया, ट्राइसोमी तो एक बढ़ गया, तो टोटल हो जाएगा 47। 18 क्रोमोसोम पर टोटल 2 होना चाहिए, बढ़ के हो गया, और क्या हो गया, 3। मेल एंड फीमेल में दोनों होगा। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम, इसको कहते हैं सुपर फीमेल। क्या बोलते हैं, सुपर फीमेल। सबसे पहले किसमें होगा, केवल फीमेल में। नॉर्मल फीमेल का कंडीशन है 44+1 से, लेकिन सुपर फीमेल में क्या हो जाएगा, 44+3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या लिखा हो, क्रोमोसोमल कॉम्पोजिशन 44 से +3। एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम इन 6 क्या होगा, डिले द मोटर डेवलपमेंट होगा, डिले स्पीच होगा, लो आईक्यू होगा, वाइड सेट ऑफ आई। ट्रिपल एक्स सिंड्रोम में या सुपर फीमेल में बोलना है बस, एक्स क्रोमोसोम एक ज्यादा हो जाता है फीमेल में। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, जिसको हम आपके समाज में छक्का भी बोलते हैं, ऐसे वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, फिर भी देखिए, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन सेक्स क्रोमोसोम अकर इन मेल। देखो, मेल का नॉर्मल कंडीशन है 44+XY, कैपिटल में लिखते हैं भाई इतना। देखो, 44+XY, ये नॉर्मल है, लेकिन क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि 44+XY हो। अब यहाँ पे क्या होगा, ट्राइसोमी है। क्या हुआ है, ट्राइस कंपोजिशन देखो क्या है, 44+XXY, क्या है, X6। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट डेवलप हो जाएगा, चेस्ट थोड़ा बाहर फेंक देगा, क्योंकि इसमें 2 आ गया। इसको तो हम ऐसे भी फीमेल बोलते हैं। पुअर ब्रेड बियर्ड होगा, मतलब बढ़िया से दाढ़ी मूछ नहीं जम पाएगा। फेस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो देखो, खत्म हो गया, है ना। 30 से 45 मिनट का लेक्चर कितना हुआ है, 45 मिनट। क्या आपसे फुल आईडी बताया, यू फुल आईडी बताया, एन यू फुल आईडी बताया, इसमें बताया मोनोपोल आईडी, डाईपोल आईडी, पॉलीपोल आईडी, इसमें बताया हाई को हाई, घटेगा तो हाई को, बढ़ेगा तो हाई। घट गया एगो तो मोनोसोमी, 2 घट गया तो नलीसोमी, एगो बढ़ गया तो ट्राइसोमी, एगो 2 बढ़ गया तो टेट्रासोमी। इसमें एगो है तो मोनो, 2 है तो डाई, डाई 2 से ज्यादा है तो पॉली। उसके बाद टर्नर सिंड्रोम बताया। टर्नर सिंड्रोम में हम क्या बताए कि अफेक्ट फीमेल लैक ऑफ एक्स क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम फीमेल में वो खत्म हो जाएगा, यानी कि एक ही वो रहेगा। अफेक्ट, अब इसको क्या हो गया, ये मोनोसोमी हो गया। डाउन सिंड्रोम में क्या बताया, फीमेल है एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हो जाएगा। इसमें क्या बताया,
अफेक्ट इन्फेंट है हाई पिच क्राई। ट्राइसोमी 18 पर एक ज्यादा हो जाएगा। 18 को देखो हर एक पेड़ में 2 रहता है, इसमें 3 हो जाएगा। ट्रिपल एक्स में क्या हो जाएगा कि फीमेल के पास एक एक्स्ट्रा एक्स आ जाएगा। क्लाइम फेंटो में क्या बताया कि मेल है तो मेल के पास एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी 44। समझ में आ गया? तो चैप्टर आपका लगभग खत्म हो गया, लगभग का पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया। तो अब देखिए, अगर आप लोग बोलिएगा कि अगला चैप्टर 6 चैप्टर करें तो करेंगे, तो छोटा छोटा पहले चैप्टर को हम निपटा देंगे, क्योंकि ये भी बड़ा चैप्टर था, फिर अगर बड़ा चैप्टर दे दे तो और थोड़ा सा काम बढ़ जाएगा। इसीलिए आप लोग इसके बाद हम सोच रहे हैं कि कुछ छोटा छोटा यूनिट को, जैसे इवोल्यूशन पढ़ा दिए, इकोलॉजी पढ़ा दिए, ये सब चैप्टर छोटा छोटा जो एक शॉर्ट में खिंचा जा सकता है, उसी को हम करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और अगला क्लास आपको मैथ मिलेगा, फिर आपको केमिस्ट्री मिलेगा, और जल्द ही आपको फिजिक्स का क्लास इस चैनल पर जाएगा रेगुलर, एकदम धमाकेदार लेवल फाड़ देंगे। तो पढ़ते रहिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।